अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और कंटिन्यू करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के चैप्टर को। कल हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, सॉरी जी हाँ, और इसके अलावा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर को। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर। ठीक है, अच्छा मैं कल वाली बात को एक छोटे से रिपीट कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर वाली बात। हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जब हम एक कोई भी आपके पास वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, इसको मैं बी वेक्टर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये बी वेक्टर जो है 2 न्यूटन है और क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि 3b। व्हाट डज इट मीन? आपने b की मैग्नीट्यूड को जो कि 2 न्यूटन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6। तो आपने 6 की एक मैग्नीट्यूड बनानी है और चूंकि आपके पास जिस नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर आपके पास पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन जो है उसकी सेम रहेगी जो कि ओरिजिनल वेक्टर गिवन है। ठीक है, और अगर आपके पास -3 भी होता है तो आपके पास डायरेक्शन जो है इन्वर्ट हो जाएगी, विच इज राउंड अबाउट 180 एंगल के ऊपर। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ अ वेक्टर। वही चीज है, ये मल्टीप्लीकेशन की तरह है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो है हम रिड्यूस कर देते हैं मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैग्नीट्यूड है ये 4 न्यूटन की, कोई भी एक एफ फैक्टर है। क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि f डिवाइड बाय 2। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने f को जो है डिवाइड करना है, यानी कि f की मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो f की मैग्नीट्यूड है 4, अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, आंसर आएगा हमारे पास 2 ही आएगा। तो इट मीन्स व्हाट, कि अब आपके पास जो मैग्नीट्यूड थी वो रिड्यूस हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। हाउ मच टाइम्स? 2 टाइम्स। तो आपके पास अब अगर ये 4 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज 2। अब सवाल ही पैदा होता है कि हम डायरेक्शन कहाँ बनाएं। जी, सवाल ही पैदा होता है कि हम डायरेक्शन कहाँ बनाएं। तो डायरेक्शन बनाने के लिए जो है आप देखें, नंबर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और नंबर जो है अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन आपके पास जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगी। और आप इसको कोई भी वेक्टर सी वेक्टर का या डी वेक्टर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ अ वेक्टर है। कल हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर को स्टडी किया। कोई इतने बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और वैसे तो आप ये चीज़ें मे भी शायद मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, मुझे से याद नहीं है। तो डिवीजन ऑफ वेक्टर आपको बता दिया गया है। अच्छा, ये जो नंबर होना चाहिए ना आपके पास, नंबर शुड बी व्हाट? नॉन जीरो। अगर आप f को डिवाइड करते हैं 0 से तो आप इसको पॉसिबल इसकी सॉल्यूशन, पॉसिबल इसकी कैलकुलेशन नहीं बना सकते। इसकी वजह यह है कि f को डिवाइड अगर हम करेंगे 0 से तो जिस किसी चीज को भी हम डिवाइड करते हैं 0 से, आंसर आपके पास 0 ही आ जाता है। तो नंबर शुड बी नॉन जीरो, नंबर आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे हम मूव करते हैं यूनिट वेक्टर को। जी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड में भी काफी आया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स बनती है, तो तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा, समझिएगा। इसको रिमूव कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये चीज आपके लिए नई है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है वो कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। दोज वेक्टर्स ठीक है, यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं कि जिनकी मैग्नीट्यूड 1 आती है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आप साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू
यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर वो होते हैं जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके बताते हैं या इंडिकेट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिस्टिंग्विश करने की जो फैक्टर है वो डायरेक्शन है। तो जो वेक्टर के पास जो डायरेक्शन होती है वो किस वजह से आती है, वो यूनिट वेक्टर की वजह से ही आती है। दो बातें बेटा याद रखने की इसमें क्या है कि एक तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ठीक है, और एक ये कि यूनिट वेक्टर बेसिकली यूज किए जाते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए। तो डेफिनेशन तो क्लियर है। अगर कोई सवाल हो आपका तो लास्ट में आप इसको नोट डाउन करके रखें, लास्ट में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का जो है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट्स बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उसकी मदद से आप जो है यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इट मस्ट हैव सम काइंड ऑफ कैप ऑन इट, और उसके ऊपर कैप भी होनी चाहिए, ठीक है। ए से लेके जेड तक आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि उस सिंबल के ऊपर आपके पास जो है कैप होनी लाजमी है। ये कैप ही आपको जो है बताता है क्या ये कौन सा वेक्टर है, ये बताता है आपको ये वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एक आपने देखा होगा कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर के ऊपर एरो हेड है, ये सिंपली आपको बताता है कि ये एक वेक्टर है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे और साथ साथ उसके ऊपर कैप भी होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला क्या है, वो है ए कैप विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला आप सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी, क्लियर है। ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैं तीनों कंपोनेंट्स को जो है, तीनों वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करता हूं। इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। चलें, फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है ए यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये तो हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर्स है आपके पास, लेकिन ये क्या है, इसको हम कहते हैं सिंपली वेक्टर। और ये वेक्टर आपके पास गिवन होगा किस फॉर्म में, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, ये जो आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कहलाते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब कंपोनेंट से क्या मुराद बेटा देखें, देखिए जिस तरह हमने कहा कि कोई भी जैसे आपने कोई डिश तैयार करनी है, उस डिश को तैयार करने के लिए आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, उसमें डिफरेंट अज्जा होंगे, उन सारे कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद कोई फाइनली एक डिश तैयार होगी। तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर आपके पास एक डिश है, ठीक है। इस डिश को तैयार करने के लिए आपके पास कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हैं, तो वो कंपोनेंट्स जो कहलाएंगे वो ये कहलाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको फर्दर मैं एलोबरेट करता हूँ किस तरह, देखें। सपोज करें अगर एक वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो ये एफ वेक्टर किन कंपोनेंट से मिलके बना है, ये एफ वेक्टर मिला है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी अगर मैं इतना वाई जाऊंगा फॉर अपवर्ड, तो मेरे पास जो है ये एफ का कंपोनेंट मिलेगा विच इज एफ वाई। और अगर मैं इतना ही जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस में मूव करूंगा, तो ये मिलेगा मुझे उसका एक्स कंपोनेंट। और इस एफ एक्स और एफ वाई को मिला के कॉम्बिनेशन से ही जो है मेरे पास क्या बनेगा, एक एफ वेक्टर मिलेगा। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तीसरा कंपोनेंट भी जिसको हम जेड कंपोनेंट कह रहे हैं, ठीक है।
इस जेड कंपोनेंट के अंदर हम इजाफी एक थ्री डायमेंशन ले लेते हैं। आपने देखा होगा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक थ्री डायमेंशन भी होता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल प्लेन। और अगर आपके पास एक्स वाई जेड ये तीन डायमेंशन होंगी तो उसको हम थ्री डायमेंशनल प्लेन कहेंगे। इन टू डायमेंशन के अंदर जो आपके पास जो भी आप वेक्टर बनाएंगे वो कहलाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। लेकिन अगर आपके पास थ्री डायमेंशन एक कॉम्पोनेंट प्लेन है तो उसमें जो उसके कंपोनेंट्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। थ्री डायमेंशन में तीनों कंपोनेंट होंगे और टू डायमेंशन में सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, तो ये तो आपके पास जो वेक्टर है वो गिवन होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वेक्टर आपके पास, हम सपोज कर लेते हैं 3i प्लस 2j माइनस 4k। ये बताना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में हमने 3 पॉइंट्स मूव किए हैं, ये पॉजिटिव है। ये बताना चाह रहा है कि वाई एक्सिस में हमने पॉजिटिव साइड में 2 पॉइंट्स मूव किए हैं। अब नेगेटिव ये बताना चाह रहा है जेड एक्सिस के हमने नेगेटिव साइड में जो है ना 4 पॉइंट जो है वो मूव किए हैं। ठीक है, मैं फर्दर इसको एलिब्रेट करूंगा जब हम जैसे हमारे पास टॉपिक्स डिटेल में आएंगे। तो ये तो आपके पास एक कंपोनेंट हो गया ए। अब सपोज करें आपने देखा होगा कोई भी एक वेक्टर है जो हम कहते हैं 4 न्यूटन। अब ये 4 न्यूटन आया कैसे? इसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये किसी भी वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड है, जबकि ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। हम कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड में किस तरह जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करूं बेटा, देखें ये आपके पास किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स को आप इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, जस्ट एक नंबर की फॉर्म में जिसमें एक्स आई वाई जे जेड के मौजूद ना हो। तो आप इसको किस तरह करेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से। यह स्पेस है हमारे पास, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, वो क्या है? ए मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड को हम मोड से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर कॉल्ड मोड। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मॉडुलस कहते हैं इसको। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू रेडिकल ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करें मैं इसी वैल्यू को ले लेता हूं और इस वेक्टर की जो कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में है मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। तो मैं किस तरह निकालूंगा? आप देख सकते हैं आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स को, जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाई को, और के जो है वो रिप्रेजेंट करता है जेड को। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड बनेगा इसका, इस वेक्टर का, वो किस तरह बनेगा? रेडिकल ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, अच्छा ये प्लस जो है वो फॉर्मूलाज के हैं, यहाँ पे -4 का मतलब -4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखें 3 स्क्वायर मीन्स 9, 2 स्क्वायर मीन 4 और -4 का स्क्वायर मीन्स 16। अगर आप 16 में 4 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 20, और 20 में 9 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास रेडिकल 29। अगर आप इसका रेडिकल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पास 5 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। अब आपके पास फाइनल एक रिजल्ट आ गया है, तो आप ये कह सकते हैं ये वेक्टर है कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मोड की फॉर्म में। अब आपके पास वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, वेक्टर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन है। इसको और इसको इन दोनों जगह पे आप प्लेस करें, सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर, जो कि आपको हमेशा 1 शो करके बताएगा। इस सारी चीजों को एक नजर फिर देख लें। अगर कोई सवाल है तो मुझे टेक्स्ट में अभी चैट में मुझे बताएं। सर फॉर्मूला वाला ए कहाँ गया?
बेटा ए वहीं तो लिखा हुआ है फॉर्मूला वाला, ये देखें मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपके पास है ए यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की वैल्यू सारी ये वाली है, ठीक है, दिस वन। ए मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो ये है, रेडिकल 29, ठीक है। मैंने कहीं इसको जो है रिप्लेस नहीं किया कुछ भी, बस आपको ये कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा देखिए, ये स्टार्ट से जो है ना रिपीट करने वाला, मैं आपसे इसकी माजरत चाहूँगा। मैं इसको रिपीट जो है, मैं जैसे आपको देखें आपकी आसानी के लिए मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया है, तो आप वहाँ से रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है, तो यहाँ पर हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। कोई कन्फ्यूजन अगर आपको फील हो रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आप सभी अपनी जो है बुक्स निकाल लें। एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रूफ करके बताएंगे कि कोई भी जो है आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। आपके पास बुक मौजूद होगी, आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर विच इज 18 एग्जाम्पल आपको नजर आ रही होगी, एग्जाम्पल 2.1 पहली एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। आपके पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है, फॉर सपोज a इज इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 2k। आपने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। बेटा देखिए याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर अलग होता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अलग होती है, ठीक है। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आप ये कह सकते हैं टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। कोई भी वेक्टर हो, अब आपके पास चाहे वो फ्री वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर हो, या आपके पास जो यूनिट वेक्टर हो, या एक्स वाई जेड किसी भी किस्म का वेक्टर हो, हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक वेक्टर है आपके पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए सवाल में हमें सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालने का कहा गया है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालने का नहीं कहा गया, जबकि हम जानते हैं हर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमेशा 1 होती है। कोई भी किसी भी किस्म का आप वेक्टर ले लें, रेंडमली कोई भी आपके पास वेक्टर मौजूद हो, ठीक है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी यूनिट वेक्टर की वो हमेशा 1 होगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम वैल्यू लेके उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जब कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे, कोई भी रैंडम वैल्यू लेंगे, तो आपको हमेशा वहां पर जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम जानते हैं अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला है ए वेक्टर विच इज ए यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा इस बात को ख्याल में रखिएगा, देखिए ध्यान में रखिएगा, अगर वेक्टर आपके पास ए गिवन है तो यहाँ पर आप सब जगह ए लिखेंगे। फॉर सपोज अगर ये वेक्टर बी गिवन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल बी, कैपिटल बी और डिवाइड बाय मोड बी, ठीक है। आपको जो सिंबल दिया गया होगा आप वही सिंबल जो है वो यूज करेंगे इसमें। खैर अच्छा देखिए, ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए ए वेक्टर तो आपके पास गिवन है, इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है आपने, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसा भी आपको बताया, रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स कितना है 3 स्क्वायर, ए वाई कितना है 6 स्क्वायर, जेड कितना है -2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9, 6 स्क्वायर 36 और -2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। 36 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 40, 40 और 9 हो जाएगा 49। तो ये आपके पास रेडिकल 49 और 49 का रेडिकल लेंगे आंसर आएगा 7।
बेटा ये तो हमने सिर्फ जो है क्या निकाला है, इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाला है, जो कि आंसर क्या है हमारे पास, सिर्फ 7 आया है। अब हम इस 7 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है, और इस ए वेक्टर की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये सारी वैल्यू। अब आपके पास ए यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, आज स्टूडेंट्स कम है, ए यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर क्या है 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइड बाय व्हाट, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो हमने क्या निकाली है 7, 7 को आप डिवाइड कर दें। अब आपके पास आंसर क्या आएगा 3/7i प्लस 6/7j, क्योंकि 7 सबसे डिवाइड हो रहा है, माइनस 2/7k, या आपके पास ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर, आप इसको नोट डाउन करें। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर को सब्स्टिट्यूट किया है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट किया है। चूंकि 7 तीनों जो है टर्म से डिवाइड हो रहा है, हमने इसको इंडिविजुअली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 7 के साथ, और आई जे के जो कि यूनिट वेक्टर, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो ये तो हमने निकाला है सिर्फ क्या, यूनिट वेक्टर निकाला है, जबकि हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। हमने सिर्फ ये यूनिट वेक्टर निकाला है। अब इसकी, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया बुक के मुताबिक, अब हम इसकी जो है मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नाउ फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए, ए जो है वेक्टर का, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करनी है, और हम सब जानते हैं उसका आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। क्या करेंगे, ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए आप मॉड की सिंबल्स यूज करेंगे, साइंस यूज करेंगे, विच इज इक्वल्स टू रेडिकल आई जे के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर प्लस -2/7 का स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर which is equals to 9, 7 square which is equals to 49, 6 square 36, 7 square 49, -2 square 4, 7 square 49। एलसीएम लीजिएगा, डिनोमिनेटर में 49 सेम रहेगा, 9 36 प्लस 4 which is equals to 40, 40 और 9 ही हो जाएगा आपके पास 49, ठीक है। और ये रहा किसमें है, रेडिकल में ही है। 49 को 49 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास रेडिकल 1, रेडिकल 1 को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ आपने देखा कि किस तरह हमने एक वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकाला, फिर उस यूनिट वेक्टर को प्रूफ करने के लिए कि हर यूनिट वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड होती है जो कि 1 होती है, तो हमने क्या किया, उसकी मैग्नीट्यूड निकाली और ये प्रूफ करके देखा, हाँ वाकई में जो है हर यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। वैसे तो आपकी एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर है 2.1 है आपके पास ये बुक में, ठीक है। अच्छा ये मिस हो रहा है, नीचे जो है वो कट रहा है, यहाँ स्पेस ही यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखें 49 का आप रेडी कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी इन सब का ऐड करें, डिनोमिनेटर में आपके पास 49, 9 प्लस 36 49 हो जाएगा सारा, डिवाइड करें, आंसर आएगा रेडिकल 1, रेडिकल 1 का आंसर आएगा 1, ठीक है। हाँ बेटा वो मैंने लिख दिया है, जो नीचे नजर नहीं आ रहा था ना। बेटा जो स्टूडेंट्स अपने कैमरास ऑन कर रहे हैं काइंडली वो ऑफ कर दें, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया यूनिट वेक्टर, और साथ साथ आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया। अब दो जो है छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, एक कहलाती है फ्री वेक्टर, दूसरा कहलाता है पोजीशन वेक्टर। बहुत सिंपल से ये वेक्टर्स हैं, इसको हम यहाँ
तक जो है इसको स्टडी करेंगे आज के लिए। फिर हम जो है कल से एक नया ही जो है जो कि किसी वेक्टर की रेजोल्यूशन, किसी वेक्टर की कॉम्पोजिशन किस तरह की जाती है वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपके टॉपिक्स मैट्रिक क्लास में भी है, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सारे दोनों टॉपिक्स को जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, इनको आप थोड़ा सा पहले स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो नोट डाउन कर लें, आखिरी 10 मिनट में आप सवाल कर लीजिएगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब इट। ठीक है, सवाल नहीं है और मैं रब कर रहा हूँ इसको। अच्छा जी, अब है जी फ्री वेक्टर और एक है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो देखें। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो जब कभी ड्रॉ किया जाता है तो एक स्पेसिफिक ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है, एक स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले तो ये बताएं ये है क्या, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे जो है एरिया को जिसमें मैंने दो लाइंस ड्रॉ की है, जल्दी बताएं बेटा, कौन बताएगा? इंटरसेक्शन नहीं कहते हैं, या आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बेटा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलें ठीक है मान लेते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है, दो तीन नाम है इसके। प्लेन कहते हैं, ग्राफ, ग्राफ नहीं कहते बेटा, ग्राफ उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी आपके पास ग्रिड लाइंस होती हैं, इसे ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, प्लेन तो कहते हैं। इसका ऑफिशियल नेम क्या है मैथ्स की लैंग्वेज में? जी मैथ्स की लैंग्वेज में इसका ऑफिशियल नेम कोई नहीं है, बताया नहीं। देखिए इसका ऑफिशियल नेम है मैथ्स की लैंग्वेज में से कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अपने मैथ्स के टीचर से ही आप पूछ सकते हैं। इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका दूसरा नाम है एक्स वाई प्लेन। इसका तीसरा नाम है टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, ये तो इसका ऑफिशियल नेम है। एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। टू डायमेंशनल प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ दो डायमेंशन को डिस्कस करते हैं। तीसरी जो डायमेंशन होती है उसको हम कहते हैं जेड एक्सिस, जो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? देखें, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, इसको नोट कर लें जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, जो किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो। जैसे कि हमारे पास ये कहलाता है ओरिजिन। आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, इस वेक्टर को मैं नाम दूंगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जबकि जो फ्री वेक्टर होते हैं वो किसी फिक्स पॉइंट से, फिक्स ओरिजिन से, फिक्स जो है लोकेशन से स्टार्ट नहीं होते, रेंडमली उसको आप कहीं भी बना सकते हैं। इसे हम नाम देंगे फ्री वेक्टर और इसे हम नाम देंगे पोजीशन वेक्टर।